देखो अभी जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें हमने वास्तविक गैस के लिए क्या निकाला था, वास्तविक गैस के लिए सवितरण फलन को निकाला था, ठीक है ना। तो वास्तविक गैस का जो सवितरण फलन था वो जेड टी कैपिटल टी इज टू क्या था आपके 1/(n) कोष्टक में 2 पाई m के टी अपॉन h स्क्वायर की पावर p/2 कोष्टक में v माइनस एन बी की पावर n इनटू मल्टीप्लाई में e की पावर a n स्क्वायर अपॉन v के टी। ये इक्वेशन जो थी अभी हमने निकाली। अब देखो इस पार्टीशन फंक्शन की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, इस वॉन्डरवॉल गैस का हम क्या कर सकते हैं, गैस समीकरण को भी निकाल सकते हैं। जैसे पीवी बराबर एनआरटी अपन किसके लिए निकालते थे, आइडियल गैस के लिए निकालते थे, वैसे के वैसे इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, किसी गैस के लिए, किसी रियल गैस के लिए उसकी गैस समीकरण को भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो गैस की हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, मुक्त ऊर्जा जो होती है वो क्या होती है, F इजिकल्स टू माइनस की KT लॉग जेड द्वारा दी जाती है, ठीक है। और दूसरी जो चीज इसके अंदर है वो आप लोगों के गैस का दाब, और गैस का दाब जो है वो किस फॉर्मूले से लिखा जाता है, एफ पी बराबर माइनस के डेल एफ अपॉन डेल वी। एक कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर जब हम फ्री हेल्महोल्ट्ज एनर्जी का वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, तो ये जो वाला जो फॉर्मूला है वो किसी भी गैस के लिए या फिर किसी भी जो भी आपके पास में पदार्थ है उसके किसको प्रदर्शित करेगा, प्रेशर को ये व्यक्त करता है। ये आपको ध्यान रखना है इसके अंदर, ठीक है। P बराबर क्या होगा आपके, P इजिकल्स टू माइनस के डेल एफ अपॉन डेल वी टी के रूप में इसको लिखा जाता है। देखो इसको आप जो फ्री हेल्महोल्ट्ज एनर्जी का फॉर्मूला है उससे भी आप ज्ञात कर सकते हो। उसके अंदर आप क्या करो, उसके अंदर चेंज लिखो, चेंज लिख के देखोगे तो आपको वॉल्यूम और प्रेशर के रूप में एक इक्वेशन मिलेगी। उस इक्वेशन के अंदर आप क्या कर दो, टेम्परेचर को कांस्टेंट करके लिखोगे तो ये वाली इक्वेशन आपको उसमें निकल जाएगी, ठीक है ना। इस टाइप की जो इक्वेशन है मैंने पहले भी एक दो बार जो एंट्रोपी, इससे पहले वाला टॉपिक था उसमें एंट्रोपी को कैसे आप लिखोगे वो भी मैंने बताया था, ठीक है ना। तो इसमें ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं। जैसे आपने देखा था डी क्यू बराबर डी यू प्लस पी डी वी बराबर आप क्या लिख सकते हो, टी डी एस इक्वल्स टू डी यू प्लस पी डी वी। तो वहां पे हमने क्या लिखा था, प्रेशर का मान निकाला था, फिर टेम्परेचर का मान निकाला था कांस्टेंट रख के। तो वो वैल्यू जिस तरीके से इसमें रखा है, निकाल के रखी थी ना, वैसे के वैसे जो फ्री हेल्महोल्ट्ज एनर्जी का फॉर्मूला है उसकी सहायता से आप प्रेशर को भी ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। तो आप देखो प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो P बराबर क्या है, माइनस डेल एफ अपॉन डेल वी एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर T। अब क्या करो, इस F के अंदर एक तो इस लॉग का मान रखो, फिर इस लॉग के मान रखने के बाद इसको किस में रख दो, इस फॉर्मूले में रखोगे। तो देखो आपके P बराबर क्या आएगा, ये माइनस का साइन है, एक तो ये वाला माइनस का साइन, फिर इसका मान इसके अंदर रखेंगे तो एक और आगे माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा पूरा प्लस, तो बाहर क्या आ गया डेल अपॉन डेल वी अंदर KT लॉग जेड के अंदर क्या आ जाएगा 1 अपॉन फैक्टोरियल एन 2 पाई एम के टी अपॉन एच स्क्वायर की पावर 3/2 कोष्टक में v माइनस एन बी कोष्टक बंद e की पावर ए एन स्क्वायर अपॉन बी। अब देखो अब इस इक्वेशन को कैसे सोल्व करोगे, वापस इसको खोलना पड़ेगा, ठीक है। खोलोगे उसके बाद में ये वैल्यू निकलेगी, इसके ऊपर पावर क्या है n, ठीक है। अब देखो, अब आप देखोगे तो इस इक्वेशन के अंदर देखो तो यहां तक की टर्म, ये टर्म पूरी की पूरी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। ऐसी वैल्यू है कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू इसलिए क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल उनका द्रव्यमान समान रहेगा, के फिक्स है,
टी एक बार जो आपने लिया वो भी फिक्स रहेगा, एच का मान भी क्या है किसी गैस के लिए वो भी आप लोगे तो वो भी क्या रहेगी, एक प्लांक कांस्टेंट है, उसका मान भी फिक्स। 1/फैक्टोरियल किसी भी गैस के अंदर इनडिस्टिंग्विशेबल जो स्टेट्स होगी उसका मान भी क्या होगा, फिक्स रहेगा। कारण क्या है, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल n जो है या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट है तो ये वाली वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। तो बदलने वाली वैल्यू जो है आप इसमें देखोगे तो एक तो ये वाला वॉल्यूम है v माइनस एन वी, और दूसरा क्या है e की पावर a n स्क्वायर अपॉन v के टी, ये वाली वैल्यू क्या है, ये दो चीजें आपके क्या है इसके अंदर बदल सकती है। ठीक है, तो देखो अब इसके अंदर जो ये कांस्टेंट वैल्यू है उनका जो डिफरेंशिएशन करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, 0। तो इसके अंदर देखो इसको आप और किस तरीके से लिखोगे, p n k और t को आप क्या ले लो कॉमन, ये के टी बाहर आ जाएगा। ठीक है, एन के टी, एन इसके ऊपर की पावर जो है वो लॉग से लिखोगे तो वो भी बाहर आ जाएगी। ठीक है, तो देखो अंदर क्या आएगा आपके, लॉग कोष्ठक में v माइनस एन बी। अभी इसमें n को कॉमन मत लो, बाद में समझ में नहीं आएगी n पार आया डायरेक्ट कैसे, उसको समझाने के लिए एक और तरीका है, देखो समझा लेता हूँ। लॉग क्वेश्चन में आप क्या लिखोगे, एक्सपोनेंशियल a की पावर n स्क्वायर अपॉन v के टी प्लस लॉग ऑफ कांस्टेंट c। ये ध्यान रखना c किसके बराबर होगा, c इन सब के बराबर होगा। ये सारे का सारा क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट हमने मान लिया, कांस्टेंट का अगर वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, 0 ही आएगी। तो इसको अगर लॉग के रूप में लिखो या नहीं लिखो, तो लॉग के रूप में लिखो तो पीछे क्या अंदर क्या लिख दो, कांस्टेंट, क्योंकि पूरी की पूरी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, उसमें किसी प्रकार कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो देखो एक्सपोनेंशियल से ये लॉग गया, ठीक है, तो इसके अंदर इक्वेशन क्या आएगी, के टी अंदर लॉग v माइनस एन बी प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन v के टी प्लस लॉग सी, इसके आगे भी एन आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसके आगे भी एन लगा देगा, ये फैक्टोरियल एन वाला एक एन इसके अंदर आगे आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अब इसमें से आप एन को कॉमन लो, ठीक है, एन के टी डेल अपॉन डेल वी लॉग कोष्ठक में v माइनस एन बी प्लस ए एन स्क्वायर, ए एन स्क्वायर नहीं आएगा, सिर्फ एन आएगा, अपॉन v के टी प्लस लॉग सी। डिफरेंशिएशन में ये टर्म गई, 0 हो गई। अब देखो लॉग वाली टर्म का डिफरेंशिएशन करो तो p कोष्ठक में n के टी अंदर की तरफ, ठीक है, और क्या वैल्यू आएगी इसमें, लॉग वाले की 1 अपॉन v माइनस एन बी इंटू 1 माइनस ए एन अपॉन वी ए एन अपॉन वी स्क्वायर के, यही वैल्यू आएगी। क्योंकि यहाँ पे देखो ए एन स्क्वायर ए एन अपॉन वी के टी, तो v की पावर माइनस के 1 का डिफरेंशिएशन करोगे तो v की पावर माइनस के 2 और आगे मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। तो देखो अब इस इक्वेशन के अंदर p बराबर क्या आ जाएगा, एन के टी अपॉन वी माइनस एन बी माइनस ए एन स्क्वायर के टी अपॉन वी स्क्वायर के टी से के टी गया तो p बराबर क्या आ जाएगा, p प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर कोष्ठक में v माइनस एन वी इज टू क्या आ जाएगा, ये इक्वेशन ही जो है आपकी क्या है, एक रियल गैस इक्वेशन, या फिर इसको वंडरवॉल गैस इक्वेशन भी बोल सकते हो। दिस इज द इक्वेशन ऑफ परफेक्ट और रियल गैस, ठीक है ना। और यहां से एन के को अगर आर के बराबर लिखोगे तो यहाँ पे आर टी सामने आ जाएगा, तो इससे कोई भी नहीं,
पर ये ध्यान रखना, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, रियल गैस समीकरण को भी किससे ज्ञात कर सकते हो, वास्तविक गैस के पार्टीशन फंक्शन से ज्ञात कर सकते हो। जैसे हमने क्या किया था, आइडियल गैस के लिए भी हमने आइडियल गैस इक्वेशन जो ज्ञात की थी वो किसकी सहायता से ज्ञात की थी, वो इक्वेशन भी हमने जो आइडियल गैस के लिए पार्टीशन फंक्शन था उसकी सहायता से ज्ञात की थी। तो इसी प्रकार से ये भी आ सकता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, इसके बारे में भी पूछ सकता है। अगर थोड़ा सा और लंबा क्वेश्चन ज्यादा नंबर का पूछ ले तो वो डायरेक्ट पूछ लेगा कि वॉन डेर वाल गैस इक्वेशन को याद कीजिए, तो उस कंडीशन आपको ये डेरिवेशन करके आपको ये इक्वेशन भी क्या करनी पड़ेगी, याद करनी पड़ सकती है। अब इसके बाद में आती है आपके थर्ड यूनिट। अब इस थर्ड यूनिट में आप देखोगे ना, बहुत सारी चीजें जो है वो सारी की सारी आपकी क्या है, आधी चीजें जो है वो मैक्सवेल बोल्टेजमान स्टैटिस्टिक्स, मतलब क्लासिकल और क्वांटम दोनों ही स्टैटिस्टिक्स जो है, मतलब क्लासिकल स्टार्ट तो हो चुकी है, पर अब इसका थोड़ा बहुत जो यूज बचा है वो एक तो इस थर्ड यूनिट में आ जाएगा। उसके बाद में जो ये क्लासिकल और क्वांटम दोनों ही प्रकार की स्टैटिक्स है, उनमें क्या डिफरेंस है, इन तीनों टाइप के स्टैटिक्स के अंदर क्या डिफरेंस है, वो डिफरेंस पढ़ा जाएगा। फिर इन्हीं का आगे यूज होते हुए जो इनके अंदर जो अलग अलग ये जो आप स्टैटिक्स पढ़ रहे हो क्लासिकल और क्वांटम, तो क्लासिकल स्टैटिक्स में तो आपने देख लिया पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन आप कैसे करते हो, उसका फॉर्मूला हमने इस यूनिट के स्टार्ट में पढ़ लिया था। वही का वही फॉर्मूला, वैसा का वैसा एक फॉर्मूला आपको क्या करना पड़ेगा, जो दो अलग अलग प्रकार के आपके क्वांटम के अंदर स्टैटिक्स है उनके अंदर पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन करने का क्या फॉर्मूला होगा, उनका पार्टीशन फंक्शन का क्या, पार्टीशन फंक्शन किस तरीके से लिखोगे, मतलब इस उसी टाइप का पार्टीशन फंक्शन है, उसका यूज करते हुए आप एनर्जी के लिए क्या रिलेशन होंगे तथा अलग अलग टाइप के जो रिलेशन होंगे, मतलब आप गैस के लिए या फिर पार्टिकल के लिए या ऑसिलेटर के लिए जो आपको इक्वेशंस दी जाएगी उसको आप किस तरीके से लिखोगे उसके बारे में पढ़ना है। मतलब कुल मिला के देखोगे ना वही की वही चीजें चलेगी, पर प्योर मैथमेटिक्स है इसके अंदर। मतलब आपको क्या है इसके अंदर जो आप अभी तक जो पढ़ी है थर्मल वो, और आगे जो थर्मल पढ़ोगे इसमें प्योर में आप देखोगे जो फॉर्मूले तो फिजिक्स वाले यूज होंगे, पर प्योरली आपको क्या कुछ डिफरेंशिएशन, कुछ अवकलन, समाकलन, जैसे आप देखोगे प्योर मैथमेटिक्स ही है इसमें। अगर आपको मैथमेटिक्स अच्छे से आती है तो इस वाले पेपर के अंदर आपको और ज्यादा कुछ नहीं, बस कुछ ही फॉर्मूले याद होने चाहिए, बाकी चीज आपके अपने आप होती जाएगी इसके अंदर, ठीक है। तो यूनिट नंबर 3 इसके अंदर एक चीज नई और आएगी, वो है आपके केमिकल पोटेंशियल न्यू, इसका यूज होगा। तो देखो इस यूनिट नंबर 3 के अंदर जो सबसे पहले जो आती है वो आता है आपके एनएच चैम्बर, ग्रैंड कॉनोनिकल एनसेंबल। देखो एनसेंबल, एनसेंबल की डेफिनेशन पहले ही बताई थी। एनसेंबल की डेफिनेशन में मैंने ये बताया था कि कोई भी आपके पास में एक सिस्टम है, जब कोई भी आपके पास में क्या है पदार्थ है, तो उसमें उस सिस्टम या उस पदार्थ के अंदर क्या हो, माइक्रो स्टेट्स तो सबकी इक्वल होती है, मतलब उसके पास में जो आपने माइक्रो स्टेट्स है वो सारी की सारी इक्वल हो, पर उस माइक्रो स्टेट के अंदर अंदर नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट नहीं, आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी निकाय होगा ना उस बहुत सारे निकायों का समूह, जैसे मान लो कि ये एक निकाय, ये दो निकाय, तीसरा चौथा, ऐसे करके क्या होंगे आपके पास में बहुत सारे निकाय होंगे, ठीक है। इन निकायों के समूह के अंदर क्या होगा, इन सबकी जो मैक्रो स्टेट होगी, सॉरी मैक्रो स्टेट आप हिंदी में क्या बोलते हैं, स्थूलावस्था, ये क्या होती है, समान होती है, इक्वल होती है, जितनी इसमें होगी उतनी इसमें, उतनी उसमें, उससे आगे वाले सबके अंदर क्या हो, मैक्रो स्टेट स्थूल अवस्था है तो क्या हो, समान हो। पर इनकी स्थूल अवस्था के अंदर जो माइक्रो स्टेट होती है, हिंदी में जिसको क्या बोलते हैं, सूक्ष्म अवस्था, ये क्या हो, असमान होती है। तो इस प्रकार के समूह को क्या बोला जाता है, एनसेंबल बोला जाता है। वैसे सेकंड यूनिट के स्टार्ट में भी एनसेंबल की डेफिनेशन बताई थी, उसमें भी मैंने ये बताया था कि कोई भी निकायों का एक समूह है, उस समूह के अंदर अगर सारे निकायों की मैक्रो स्टेट जो है वो क्या हो जाए, स्थूल अवस्थाओं की संख्या समान हो, पर उन स्थूल अवस्थाओं के अंदर माइक्रो स्टेट की संख्या असमान होती है, तो इस समूह को क्या बोला जाता है, एनसेंबल बोला जाता है। देखो मैक्रो स्टेट आपको मालूम है, जैसे आप परमाणु ले लोगे या फिर कोई भी पदार्थ लोगे, तो पदार्थ के अंदर क्या होगा,
परमाणु या अणु जो होंगे वो एक प्रकार से किसकी तरह बिहेव करेंगे, मैक्रो स्टेट्स के तरह बिहेव करेंगे। लेकिन इस परमाणु के अंदर भी और भी अलग अलग छोटे टुकड़े होंगे, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो वो सारे के सारे उसके अंदर क्या हो जाते हैं, माइक्रो स्टेट्स हो जाती है। तो ये ध्यान रखना, मैक्रो स्टेट और माइक्रो स्टेट को ऐसे डिवाइड करते हैं। या फिर आप ये कह सकते हो मैक्रो स्टेट और माइक्रो स्टेट को डिफाइन करने के लिए इस तरीके भी समझ सकते हो कि 4 सिक्कों को अगर आपने उछाला तो 4 सिक्कों को उछाला तो टोटल कितनी अवस्थाएं प्राप्त होगी, ये 16 अवस्थाएं जो होती है वो किसको प्रदर्शित करती है, माइक्रो स्टेट को प्रदर्शित करती है। पर इन 16 अवस्थाओं के अंदर भी क्या होते हैं, ये 16 अवस्थाएं जो माइक्रो स्टेट है वो किससे निकली हुई होती है, कुछ मैक्रो स्टेट से निकली हुई होती है। और वो मैक्रो स्टेट कौन सी होती है, 1 3 3 1 4 0 0 4 और 2 2। अब देखो आपको ये पता नहीं चल रहा होगा कि ये चीजें है क्या, ये कुछ भी नहीं है। अगर आपने 4 सिक्कों को उछाला तो चारों सिक्कों का एक सिरा तो जो होगा वो क्या होगा, हेड का होगा, और एक सिरा जो होगा वो क्या होगा, टेल का होगा। तो ये जो मैक्रो स्टेट्स मैंने बताई है, जिसमें आप देखोगे ना, अगर एक हेड का तो दूसरा टेल का, मतलब एक के ऊपर हेड आ रहा है तो दूसरे के ऊपर, दूसरे बाकी तीनों के ऊपर क्या आएंगे, टेल। उसी तरीके से अगर तीनों के ऊपर हेड आ रहे हैं तो बाकी चौथे के ऊपर क्या आएगा, टेल। तो वैसे ही आप देखोगे ना, टोटली आपके पास में कितनी 5 ऐसी अवस्थाएं होती है जिसमें क्या होती है, 5 ऐसी माइक्रो स्टेट्स जो होती है वो ये होती है। और इन 5 माइक्रो स्टेट्स में वापस आपको क्या मिलती है, इन 5 माइक्रो स्टेट की टोटल मिलाकर कितनी होती है, 16 माइक्रो स्टेट्स होती है। ये आपको ध्यान रखना है। मैक्रो और माइक्रो में डिफरेंस इतना ही होता है कि मैक्रो के अंदर क्या आती है, माइक्रो आती है। ये आपको ध्यान रखना है। मैक्रो वर्ड से ही आपको पता चल रहा होगा, मैक्रो का मतलब क्या है, स्थूल, बड़ी, और माइक्रो का मतलब क्या है, उसके अंदर सूक्ष्म, छोटी अवस्था है। कितनी बड़ी के अंदर कितनी छोटी अवस्था है, वो क्या होती है, माइक्रो स्टेट होती है। और मैक्रो स्टेट क्या होती है, किसी भी सिस्टम की बड़ी से बड़ी अवस्था होती है, वो उसको प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। एनएस सिंबल की डेफिनेशन क्या होगी, आपके पास में क्या होगा, पूरे के पूरा एक सिस्टम का क्या होगा, ग्रुप होगा। उसके ग्रुप के अंदर जितने भी सिस्टम है उन सबकी मैक्रो स्टेट तो क्या होगी, इक्वल। पर माइक्रो स्टेट्स अगर अलग अलग होती है तो इस प्रकार के समूह को क्या बोला जाता है, एनएस सिंबल बोला जाता है। हाँ, इन शॉर्ट आप ये बोल सकते हो, मैक्रो इज बिगर देन माइक्रो। अगर ये बोलो, ये इससे ज्यादा अच्छा ये होता है कि मैक्रो के अंदर क्या होती है, आपके माइक्रो होती है। हाँ, ये तो सही है कि मैक्रो जो होता है वो माइक्रो से बड़ा होता है, पर जो मैक्रो होता है उसी के अंदर आपके माइक्रो होता है। ये आपको और इसके अंदर ध्यान रखना, ये एक और लाइन ऐड कर देना इसके अंदर। अब देखो इसके अंदर आगे बढ़ते हुए, देखो इससे पहले जो तीन थी, इन तीनों के अंदर इनकी डेफिनेशन जो मैंने बता दी थी। जो एनएस सिंबल है वो 3 प्रकार के होंगे, एक कोनानिकल, एक माइक्रो कोनानिकल और ग्रैंड कोनानिकल। उसकी डेफिनेशन आगे वाले 2 की पढ़नी है तो आप सेकंड यूनिट के स्टार्ट का पार्ट देख लेना, उसमें मिल जाएगी, और इस ग्रैंड कोनानिकल की भी मिल जाएगी। पर यहाँ पे इसकी डेफिनेशन वापस इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसी का आगे की तरफ यूज होगा। तो देखो ग्रैंड कोनानिकल, ग्रैंड कोनानिकल के अंदर आपको और कुछ भी नहीं याद रखना है। इसमें ये ध्यान रखना कि आपके पास में ये एक प्रकार से क्या एनएस सिंबल ही है। एनएस सिंबल है तो ये एक जैसे निकायों का क्या होगा, समूह होगा। तो उसके अंदर क्या होता है कि जब ये बहुत सारे एक जैसे निकायों का समूह होता है तो इस कंडीशन के अंदर जो ये सारे के सारे निकाय जो होते हैं ना, वो कैसे होते हैं, सारे के सारे निकाय जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो किससे विभक्त होंगे, जिस दीवार से ये लोग पृथक होते हैं, ये सारे के सारे निकाय, ये जो ये दीवार है, ये दीवार कैसी होती है, चालक दीवार होती है, दूसरी चलायमान होती है, चालक, दृढ़ और पारगम्य स्थिर। अब यहां इस जो 3 वर्ड यूज किए, चालक, दृढ़, पारगम्य और स्थिर, इसका मतलब ये है कि आपके पास में ऐसे एनएस सिंबल का समूह होगा जिसमें सारे के सारे निकाय जो होते हैं उनके अंदर क्या होगा, जो जिन दीवारों से वो पृथक होंगे ना, वो दीवारें कैसी होगी, एक तो चालक होगी, दूसरी दृढ़ होगी, रिजिड बॉडी होगी, रिजिड टाइप में होगी, पारगम्य होगी और स्थिर होगी। स्थिर से मतलब ये हिल नहीं सकती, मतलब सभी निकायों का वॉल्यूम क्या हो गया, फिक्स हो गया। पारगम्य से मतलब इनके अंदर क्या होगा, पारगम्य से मतलब ये कि इससे इधर की तरफ या इससे इधर की तरफ क्या हो सकता है, पार्टिकल का एक जगह एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के अंदर क्या हो सकता है, गमन हो सकता है। मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल तो इसमें कांस्टेंट नहीं रहेंगे। ठीक है, दूसरी चीज ये
ये आपको इसके अंदर स्थिर पता चल गया, दृढ़ और पारगम्य। ये आपको इसमें ध्यान रखना है कि जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, पारगम्य हो गया, चालक हो गई। चालक से क्या मतलब है? चालक से मतलब ये है कि एक दूसरे के अंदर ये क्या कर सकते हैं, सिस्टम में ऊष्मा का भी क्या कर सकते हैं, आदान प्रदान कर सकते हैं। तो ऊष्मा का आदान प्रदान कर सकते हैं तो उस कंडीशन में E इज नॉट कांस्टेंट, E नॉट कांस्टेंट, N नॉट कांस्टेंट, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसके अंदर जब ये सारे के सारे अगर कांस्टेंट नहीं है तो बचा हुआ जो मान है वो एक तो V कांस्टेंट होगा, दूसरा आपके पास टेम्परेचर कांस्टेंट होगा और वॉल्यूम इनका, ठीक है ना। ये चीजें इनकी क्या रहेगी, इस सिस्टम की कांस्टेंट रहेगी, बाकी सारी चीजें इसमें क्या रहेगी, नॉन कांस्टेंट रहती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ग्रैंड कोनोनिकल सिस्टम जो होता है उसमें जितने भी सिस्टम होते हैं वो ऐसी दीवारों से विभाजित होते हैं जो कि चालक, दृढ़, पारगम्य और स्थिर होती है, जिसकी वजह से इसमें जो ये जो सिस्टम होता है उसमें क्या कांस्टेंट होता है, म्यू वी टी। म्यू जो होता है वो क्या होता है, केमिकल पोटेंशियल। ये आपको ध्यान रखना है इसके, ठीक है ना। तीनों इस सिस्टम के अंदर मैंने बता दिया था, तीनों सिस्टम के अंदर आप ध्यान, तीनों जो एन सिंबल है, कैनोनिकल, माइक्रो कोनोनिकल और ग्रैंड कोनोनिकल, इन तीनों में ध्यान रखना। और कुछ पूछे नहीं पूछे, इसके अंदर एक चीज ये पूछी जाती है कि इसके जो पैरामीटर्स होते हैं वो कौन से होते हैं। अब देखो इसके पैरामीटर म्यू वी टी है, कोनोनिकल के थे एन ई और वी था, और ग्रैंड कोनोनिकल जो था उसके अंदर क्या था, एन वी टी था। ये ध्यान रखना, जहां तक ये चीजें थी ये आपको इनके पैरामीटर्स याद रखने और कुछ भी नहीं याद रखने। अब देखो, अब उसके बाद केमिकल पोटेंशियल होता क्या है उसके बारे में आपको मालूम होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे म्यू वर्ड आया है तो आप ये समझ लो कि इस यूनिट के अंदर इस म्यू का बार बार यूज होगा, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि केमिकल पोटेंशियल होता क्या है। कल पोटेंशियल देखो इसकी दो तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं। दो तरीके से कैसे, एक तरीका ये है कि ये जो केमिकल पोटेंशियल जो रिलेटेड होता है वो नंबर ऑफ पार्टिकल से रिलेटेड होता है, एन से ही रिलेटेड होता है। एन से रिलेटेड कैसे, कि अगर आप एक तो क्या करो, एक डेफिनेशन तो इसकी ये हो जाएगी, अगर आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में मोल्स का ट्रांसफॉर्मेशन करते हो, पहले सिस्टम के अंदर कुछ मोल है उनका ट्रांसफॉर्मेशन आप सेकंड स्टेट में करते हो, तो उस कंडीशन के अंदर जो एनर्जी फ्री होती है वो एनर्जी कौन सी एनर्जी कहलाएगी, केमिकल पोटेंशियल। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में अगर कुछ मोल का क्या किया जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन, देन फ्री एनर्जी इज कॉल्ड एज केमिकल पोटेंशियल। मतलब आपके पास में दो सिस्टम है, ठीक है ना, इन दोनों सिस्टम में क्या है, इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल हो या नहीं हो उससे कोई लेना देना नहीं है, मतलब उसके जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है या फिर जो भी उसका मोल है, आपने दोनों में क्या किया, दोनों सिस्टम्स के अंदर क्या किया, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में क्या कर दिया, कुछ मोल का क्या कर दिया, ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। ठीक है, जब कुछ मोल का उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया, मोल का बोलो या कुछ पार्टिकल का ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसके अंदर जो एनर्जी फ्री होती है ना, जो एनर्जी इस प्रक्रिया के दौरान फ्री होगी वही एनर्जी क्या कहलाएगी, केमिकल पोटेंशियल। दूसरी डेफिनेशन के रूप में आप ये बोल सकते हो, जो आपने एक सिस्टम से क्या किया, दूसरे सिस्टम में नंबर ऑफ पार्टिकल को क्या किया, ट्रांसफर किया, तो उस कंडीशन में जो सिस्टम की एनर्जी जो है ई में चेंज होता है वो भी क्या प्रदर्शित करता है, केमिकल पोटेंशियल को। नंबर ऑफ पार्टिकल की वजह से किसी सिस्टम की अगर एनर्जी में परिवर्तन हो रहा है तो भी वो क्या कहलाएगा, आपकी केमिकल पोटेंशियल कहलाता है। इसको किस तरीके से म्यू बराबर डेल ई अपॉन डेल एन से लिखा जाता है, ठीक है ना, तो उस कंडीशन डेल ई की आ जाएगा आपकी म्यू डी है, ये ध्यान, और कुछ नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब दो डेफिनेशन, एक तो आप क्या करो, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के ऊपर क्या करते हो, मोल का ट्रांसफॉर्मेशन करो, तो
क्या होगा, उसमें से जो फ्री एनर्जी होगी या जो उससे मुक्त होगी ऊर्जा, वो ऊर्जा केमिकल पोटेंशियल को डिफाइन करेगी। एक तो डेफिनेशन के रूप में आप इस तरीके से बता सकते हो। दूसरा आप इस तरीके से बता सकते हो कि आपने क्या किया, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल का कुछ ट्रांसफॉर्मेशन किया, तो उस वजह से अगर उसकी एनर्जी में कुछ चेंज हुआ तो भी वो किसको प्रदर्शित करेगा, केमिकल पोटेंशियल को प्रदर्शित करता है। ठीक है ना, इसके आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।